नमस्कार। आज बात करते हैं वन पार्टी डोमिनेंस की, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। अब देश जो हमारा आज़ाद हुआ है वो 1947 को हुआ। 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ और 1952 के अंदर जनरल इलेक्शन होते हैं। लेकिन जनरल इलेक्शन में ये देखा जाता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी के सभी जो जनरल इलेक्शन हुए उनमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का डोमिनेंस था वो बहुत ज़्यादा था। और ऐसा भी लगा, बहुत सारे जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम की बजाय सिंगल पार्टी सिस्टम की तरह काम कर रही है। ऐसा क्या था? तो बात है ये 1885 की, जब कांग्रेस की स्थापना हुई। तब से कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो जनता की, आम जन की जो डिमांड्स थी, जो मांगे थी, उनको सरकार तक या सत्ता तक पहुंचाता था और कुछ छूट छोटी या बड़ी प्राप्त करता था। कहीं ना कहीं जनता को अगर किसी से विश्वास था तो वो कांग्रेस से था, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरी उसके पैरेलल में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं जो कि सत्ता से सवाल कर सके या सत्ता से कुछ रिक्वेस्ट भी कर सके। तो बात ये होती है 1885 से 1920 तक ये एक ऐसी कांग्रेस बनी रही जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोखले जैसे लोग रहे, जो कि उदारवादी रहे, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे थे सरकार से। और ये एक ऐसा कांग्रेस थी जिसके अंदर बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं था, ना तो किसानों का था अगर आप देखेंगे, और ना ही मजदूरों का था। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जो कि जिसको कृषि प्रधान कहते हैं। बड़ी पॉपुलेशन जो है, जो मेजॉरिटी में है, वो आज भी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। लेकिन वो कांग्रेस ऐसी नहीं थी। उस कांग्रेस के अंदर जो हायर क्लास थे या मिडिल क्लास थे वो थे, जो शिक्षित वर्ग था वो था। तो वो बिल्कुल एक मुट्ठी भर लोग थे जो कि उस कांग्रेस में थे। उसके बाद 1920 आया, जब गांधी आए, और गांधी ने जब से कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली, उसमें 1920 के बाद अगर आप देखते हैं कांग्रेस में तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग हुए। इन लोगों ने उस कांग्रेस को एक बदलाव किया। और वो बदलाव क्या था? वो बदलाव वो था जो गांधी ने सबसे पहले, जो उनकी जो मीटिंग थी 1915 के अंदर, बनारस के अंदर, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि देखिए ये कांग्रेस ऐसे शासन से कुछ करवा नहीं पाएगी, क्योंकि ये कुछ मुट्ठी भर लोगों की कांग्रेस है। इसमें इस बड़े देश के अंदर किसान जो हैं, जो एक सबसे बड़ा तबका है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। जो मजदूर हैं उनका नहीं है, जो गरीब हैं उनका नहीं है। तो कैसे सरकार तक तुम्हारी बात जाएगी और कैसे सरकार सुनेगी? आपके पास तो नंबर्स ही नहीं है। और नंबर्स नहीं है, नंबर्स का मतलब ये नहीं केवल लोग नहीं है, लोगों की समस्या नहीं है। क्योंकि गांधी का ये मानना था कि हम तभी एक जिसे कहते हैं कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हम उस तबके को, जो जो मार्जिनलाइज्ड है, उसको हम मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे। और गांधी ने या नेहरू ने, इन लोगों ने वही काम किया जो मार्जिनलाइज्ड लोग थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने का। और उसके बाद जो कांग्रेस जो बनी, उस कांग्रेस को बहुत बड़ा माना जाता है। अब 1947 के बाद, जब मैंने बताया आपको कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन भी हो चुका था, 1950 में पहला चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया सुकुमार सेन को। और सुकुमार सेन आज तो देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो बड़े बदनाम हो चुके हैं क्योंकि उन पे आरोप इतने लगे हुए हैं और जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं कि इलेक्शंस के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ऐसा हम नहीं कह सकते। और ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो भी चाहे एविडेंसेस हो, आज सरकार ने उनको किस तरीके से, चाहे सरकार ने दबाया हो, चाहे मीडिया ने उसे दिखाया ना हो, जो भी किया हो, लेकिन हाँ, इलेक्शन कमिश्नर की जो आज साख है वो दांव पे जरूर लगी हुई है। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं फ्रीडम के बाद। तो सुकुमार सेन को बनाया गया और हमने जिसे कहते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, वो हमने शुरू किया। मतलब सार्वभौमिक मताधिकार। हमने
अब पहले जो होता था, पहले क्या होता था कि आपके पास, और मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी और आप लिटरेट होने चाहिए थे, आप पढ़े लिखे होने चाहिए थे और कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, तब आपको था राइट वोटिंग करने का। लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मतदान का अधिकार सभी को दे दिया। आप इतनी एज के हो जाइए, 21 जैसे थे, उसके बाद आप सभी वोट डाल सकते हैं। हालांकि आप थोड़े से दिवालिया ना हो, पागल ना हो, आपको अधिकार दिया गया। बिना किसी धर्म को देखे, बिना किसी जाति को देखे, बिना किसी जेंडर को देखे, सबको अधिकार दिया गया। बड़े बड़े एडिटर जो रहे समाचार पत्रों के, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा जुआ खेला गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑर्गेनाइजर एक बहुत बड़ी पत्रिका है जिसने कहा कि जवाहरलाल नेहरू अपने टाइम पीरियड में ये देख लेंगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी, कितनी बड़ी भूल है। जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, एट दैट टाइम देयर वर 17 करोड़ वोटर्स, 17 करोड़ लोग थे जो वोट डालने के लिए योग्य थे, जिनमें से केवल 15% ऐसे थे जो शिक्षित थे, 15%। तो पूरी दुनिया को लगा कि क्या कर दिया भारत ने, ये एक ऐसा भीड़ तंत्र बना रहे हैं जिनको पता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप अपने राइट्स के प्रति अवेयर नहीं है, ऐसा माना गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा काम किया, सुकुमार सेन ने को उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और जनरल इलेक्शन हुए। उस जनरल इलेक्शन में अगर आप देखते हैं तो केवल वही नहीं, जो शुरू के जो 3 जो इलेक्शंस हुए, उसको देखते हुए मॉरिस जोन्स जो कहते हैं, वो उसे कहते हैं वन पार्टी डोमिनेंस है। यहाँ पर इंडिया के जो सिस्टम था उसे वन पार्टी डोमिनेंस कहा। रजनी कोठारी ने तो सीधा उसे कांग्रेस सिस्टम कह दिया कि ये कांग्रेस सिस्टम है, कोई दूसरी पार्टी यहाँ टिक ही नहीं पाती है। अब उसके पीछे रीजन क्या रहे होंगे, क्योंकि देखिए हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी कर दिया, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। और फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ उसमें सोशलिस्ट पार्टी थी, उसे 12 सीट्स मिली। उसके अलावा जो एक पार्टी थी किसान मजदूर पार्टी, उसको 8 सीट मिली। और सबसे बड़ा विरोधी दल जो बनके, विपक्षी दल जिसको बोलते हैं, विपक्षी दल सबसे बड़ा बनके अगर कोई उभरा तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसको 16 सीट्स मिली, 16 सीट्स। जो सेकेंड जनरल इलेक्शन हुआ 1957 में, अगर आप उसे देखते हैं तो उसमें 4 पार्टी ऐसी थी जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था। कांग्रेस को हालांकि अप्रॉक्स 50% वोट्स मिले, 49.77% कुछ वोट्स मिले थे, लेकिन कांग्रेस ने फिर सरकार बनाई। और अगर आप देखते हैं तो केरला और उड़ीसा को छोड़कर कांग्रेस का डोमिनेंस पूरे भारत में लगभग रहा। कांग्रेस और उड़ीसा में उतना ज्यादा बेहतर नहीं रहा। थर्ड जनरल इलेक्शन जब होता है 1962 में, फिर दोबारा से कांग्रेस, तीसरी बार कांग्रेस जीतती है और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तीसरी बार भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, क्योंकि देश का विश्वास नेहरू के साथ था। नेहरू ने एक ऐसे देश को जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, अमेरिका से मांगा तो उसने PL-480 जो अनाज भेजा, जो सुअर को खिलाते थे। पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा देश बन के उभरा जिसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी है, और उस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना कोई बहुत आसान काम नहीं थी। वो दौर, उस जो कम्युनिज्म के दौर से हम निकल के आए थे। और जब नेहरू ने कहा कि जो मॉडर्न जो इंडिया होगा उसके जो टेम्पल्स होंगे वो क्या होंगे, वो भाकर नागल जो डैम है उसको बताया, एम्स जैसे संस्थान खोले, IIT, IIM, बार्क, इन सबको स्टेबलाइज किया एक नए भारत के लिए। और वहां नेहरू ने, जिसे कहते हैं कि नींव डाली। और देखिए सबसे ज्यादा टाइम नींव डालने में लगता है और सबसे मुश्किल काम वही होता है। आज आप नेहरू को जितनी मर्जी गाली दे लीजिए, जितनी मर्जी, आज भी अगर सेशन चलता है पार्लियामेंट में तो हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट है, चाहे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको कोई बात खत्म ही नहीं होती, नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया। अरे नेहरू ने जो किया उसको आज तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री ना तो कर पाया है। हम उम्मीद जरूर करते हैं कि कोई कर पाए, लेकिन नेहरू को गाली देके अगर कुछ हो जाएगा, इस देश का भला हो जाएगा, तो वो होगा नहीं। वो काम करने से ही होगा, वो हिंदू मुसलमान करने से नहीं होगा। आज के दौर में जितनी इज्जत भारत की उससे बहुत ज्यादा गुना उस टाइम थी। मैं ये बात कर रहा हूं आपकी कि जब जकार्ता के अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेम के जब सम्मेलन के लिए, जो कॉन्फ्रेंस था उसके लिए जब नेहरू गए थे, तो जकार्ता में सुकार्नो, वहां के जो चीफ थे, उन्होंने नेहरू से कहा कि आप प्लीज यहां नमाज करवा दीजिए एक नॉन मुस्लिम से। नेहरू की वो छवि थी कि वो कहीं से कट्टर नहीं थे, वो धार्मिक भी नहीं थे,
लेकिन उसके बाद भी अब किसको देते हैं हम ये वाले काम, ये जिसे कहते हैं पूरी दुनिया में नाम था नेहरू का। उसके साथ साथ जब जापान गए नेहरू तो लाखों लोग उनको देखने के लिए उनको आ रहे हैं। अमेरिका गए, आइजनहावर, अगर आप देखते हैं आइजनहावर किस तरीके से अपना जिसे कहते हैं अपना एरोप्लेन भेजता है, क्योंकि लंदन गए थे वो, उन्हें अमेरिका बुलाया, नहीं है हमारे पास प्लेन भैया, एक भूखा नंगा देश, आइजनहावर भेजते हैं। लेकिन नेहरू को आज आप जितना मर्जी बदनाम कर लीजिए, नेहरू पे आज जितना मर्जी कीचड़ उछाल लीजिए, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा नेहरू ने जो भारत के लोकतंत्र के लिए जो नींव रखी, जो उनका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, उनका जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी, उसकी बराबरी कर पाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। और आप गाली दे लीजिए, आप कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे, पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पर आओगे। आप दूसरे को छोटा करके खुद बड़े नहीं होगे, दूसरे की स्कीम्स का नाम चेंज कर देंगे हम, है ना, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। इतिहास जब लिखा जाता है तब वो अच्छी तरीके से बताता है कि किसने क्या किया था। तो आप अच्छा बोल लो कि आप तो नॉन बायोलॉजिकल और कुछ भी हो, लेकिन इतिहास बताएगा कि कौन क्या है ना। तो जिससे कहते हैं कि थर्ड वाला जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर भी कांग्रेस को ही जीत मिली। अब ये 3 जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस की सरकार बनी। और 1956 का वही दौर है जब भाषा के आधार पर हमने कहा लिंग्विस्टिक बेस्ड पर स्टेट की डिमांड कर दी। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना जो लिंग्विस्टिक बेस पे था। उसके बाद धर कमीशन बनाया 1948 में, बाद में और भी चीजें बनवाई। कांग्रेस ने इस चीज को छूट भी दी कि हाँ ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, पटाभी कमेटी भी बनी कि आपको लगता है कि भाषा के आधार पर स्टेट बनना चाहिए, तो देखिए कमिटीज बनाए और उसके बाद स्टेट्स भी बनकर सामने आए आपके। कांग्रेस को कैच ऑल द पार्टीज कहा गया, कांग्रेस को अम्ब्रेला पार्टी कहा गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो कहीं ना कहीं जो लेफ्टिस्ट होते थे उनको भी अपने साथ लेके चलती थी, राइटिस्ट को भी ले लेती थी, पूंजीपति भी उनके साथ थे, किसान भी उनके साथ थे, सब थे। ये हुआ कैसे? देखिए, जब गांधी ने पहला जो मूवमेंट किया, क्योंकि गांधी कांग्रेस से जुड़े थे बाद में, लेकिन गांधी ने जो किया था अगर आप देखते हैं उसे, तो गांधी ने सबसे पहले 1917 में चंपारण एक आंदोलन था उसको लीड किया। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह अगर आप देखते हैं, फिर अहमदाबाद मील आंदोलन देखते हैं। फिर उसके बाद इन सब में क्या किया गांधी ने? मजदूरों को और किसानों को अपने साथ किया। इसके बाद गांधी ने खिलाफत जब आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन के अंदर मुस्लिम्स का सपोर्ट लेकर मुस्लिम को सपोर्ट किया, और उसके बाद जो मुस्लिम थे वो भी कांग्रेस के प्रति ईमानदार रहे और कांग्रेस के प्रति उनका झुकाव रहा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई जो कि किसानों की भी है, जो कि अगर आप देखते हैं उसको मजदूरों की भी है, जो मुस्लिम्स की भी है, और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से आगे बढ़ी। इसके बाद जब गांधी कांग्रेस में आ गए तो ये था कि हाँ कांग्रेस वही पार्टी जिसमें गांधी है और गांधी ने इन सबको साथ में लेके चले, तो कहीं ना कहीं ये लेगेसी रही। उसके साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल में जैसे मैंने आपको बताया जो कांग्रेस का जो नेतृत्व जो उसने किया, जो उसने, तो उसके साथ साथ कांग्रेस पर विश्वास बहुत ज्यादा था लोगों का। अब पॉल ब्रास हैं एक, पॉल ब्रास, तो वो लिखते हैं कि अगर हम नॉर्थ इंडिया स्पेशली यूपी की अगर हम पॉलिटिक्स को देखते हैं तो उसमें फोकस करने पे हमें लगता है कि नॉर्थ इंडिया स्पेशली यूपी और बिहार के अंदर कास्ट बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्योंकि ये जो थर्ड इलेक्शन जो हो गया था इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को, चाहे वो यादव हो चाहे वो दलित हो, उनको ऐसा महसूस होने लगा कि जो कांग्रेस है ना वो ठाकुर और क्षत्रियों के लिए ज्यादा बेहतर काम कर रही है और हमको मार्जिनलाइज किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि क्षेत्रीय दल बड़े स्तर पर उभरे और वो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो राजनीति थी वो जाति के आधार पर, जिसे कहते हैं कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स थी, वो बड़े लेवल पर उभर कर सामने आई। हालांकि उसके नुकसान क्या हुए या उसका कुछ फायदा क्या हुआ वो आपको पता ही होगा, लेकिन हाँ जातिवाद जो एक राजनीति होती है उसमें एक समस्या ये होती है कि आज जो राजनीति हो रही है, आज बहुत ज्यादा जगह ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटीज में लगे। तो मैं ये बता दूं, देखो बहुत सारे लोगों, ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मणवाद अलग है। ब्राह्मण एक जाति है,
ब्राह्मण केवल एक जाति है। और ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद कहीं ना कहीं एक कल्चरल डोमिनेंस है, जिसको कहते हैं आप कल्चर ऑफ डोमिनेंस है। वो अपने आप को दूसरों से बड़ा बताना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं एक सामंतवादी एक मानसिकता रखता है। उसमें डिस्क्रिमिनेशन को नेचुरल माना जाता है कि हाँ, डिस्क्रिमिनेशन तो ये तो है ही, हम तो बड़े हैं, वो तो छोटे हैं। तो ये ब्राह्मणवाद जो है, इसने जातिवाद के अंदर एक तड़का मारा। और जातिवाद, क्योंकि जब आप ऐसी सोच रखेंगे तो जिनको आप छोटा बता रहे हैं उनके भी तो नेता आएंगे, वो अपने लोगों को प्रवोक करेंगे, वो बोलेंगे कि देखो आपको तो अधिकार ही नहीं मिले। और फिर हम देखते हैं जावेद आलम ने एक बुक लिखी बाद में, हु वांट्स डेमोक्रेसी। उसने बताया कि कैसे छोटे छोटे जो दूसरे लोग थे, जो वो जातियां जिनको समाज में छोटी जातियां बोला गया था, किस तरह से उन्होंने अपने आप को सामने रखा और स्टेट्स में फिर सरकारें भी बनाने में कामयाब रहे। आप जानते हैं इनिशियल स्टेज में कांग्रेस को अगर हम देखते हैं तो जैसे हमने बताया, इलेक्शंस की बात की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इलेक्शंस की बात की, बताया कि जो कांग्रेस थी वो हायर और मिडिल क्लास की थी, कहीं ना कहीं वो शिक्षित लोगों की ही कांग्रेस थी। बाद में इसके अंदर जो भी चीजें हुई, जो भी गांधी ने किया, अब जो गांधी ने किया था, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे वो अहमदाबाद मिल आंदोलन हो, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो खिलाफत हो, इन सबका जो फायदा मिला ना उन्हें वो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी मिला, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस में भी मिला और क्विट इंडिया में भी मिला। अब ये जो मूवमेंट थे, इसने पूरे भारत को जो ब्रिटिश भारत था उस टाइम, पूरी तरह से क्रांतिकारी बना दिया था, पूरी तरीके से एक जोश भर दिया था। और उन सबको ये पता था कि कांग्रेस हालांकि वो कांग्रेस थी जिसका जो झंडा था, जो फ्लैग था, उसके अंदर एक चरखा होता था। बाद में जब देश आजाद हुआ, उसके अंदर दो जो बैल होते हैं उनकी जोड़ी रही। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम में आप देखते हो तो एक गाय और एक गाय का बछड़ा हुआ, जो कि अपनी अलग अलग प्रासंगिकता दिखाता है। तो कांग्रेस के झंडे बदलते रहे, उसी तरह से कांग्रेस में फूट भी पड़ी, है ना। ऐसा नहीं है कि 1907 के अंदर, 1907 के अंदर ही फूट पड़ी, उसके बाद में भी कांग्रेस में फूट पड़ी, क्योंकि 1967 तक तो कांग्रेस का डोमिनेंस अपने अलग लेवल पे रहा। अगर आप देखते हैं 69 के अंदर कांग्रेस का अगर आप देखते हैं तो पार्टीशन हो जाता है, कांग्रेस आर हो जाती है, कांग्रेस आई हो जाती है। आई का प्रतिनिधित्व कौन करती है? इंदिरा गांधी करती है। 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज करी। कहीं ना कहीं इमरजेंसी से हम कहें कि पूरी तरह से इंदिरा गांधी ही गलत थी इमरजेंसी में। हम ये कहीं नहीं कह सकते कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया वो सही किया, बिल्कुल नहीं। लेकिन स्थिति इतनी भयावह बन चुकी थी, इतनी खतरनाक हो चुकी थी। इंदिरा गांधी ने जो काम कर रही थी, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया इंदिरा गांधी ने, किसको फायदा हुआ? गरीब लोगों को। गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे, उसके साथ साथ गरीबों को, जो भी कॉलोनीज थी, या उनको चाहे घर देने का काम हो या कुछ भी, गरीबों को जो एम्पावर्ड करने का काम हो रहा था वो कर रही थी, है ना। बैंक ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीजों से फायदा हो किसको रहा था? उस गरीब तबके को। लेकिन नुकसान किसको हो रहा था? उस वर्ग को जो अपना डोमिनेंस हमेशा से रखता था। फिर पीवी पर्सेस खत्म किया इंदिरा गांधी ने। तो ये जो, क्योंकि समता की बात करती है, इक्वलिटी की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, अगर उनकी जो विचारधारा को अगर हम देखें तो उसमें जो हुआ, उसमें ये हुआ कि इंदिरा गांधी के खिलाफ एक माहौल बनने लगा। फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण जैसे एक बड़े, जिसे कहते हैं कि बहुत जननायक उभर कर आए, और उन्होंने इंदिरा से कहा कि इंदिरा तुम गद्दी छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है अब लोगों का, तो दोबारा ऐसे री इलेक्शन होने दो और उसके बाद जो होगा तब देखेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जवान है, जो देश की जो जवान है, आर्मी में है या वो जो पुलिस है, सेना, जो भी है, आप सब इनका सपोर्ट मत करो, इनका साथ मत करो। तो बिल्कुल ही एक अनार्किस्ट वाली, एक अराजकता वाली स्थिति तैयार हो चुकी थी, बन चुकी थी। अब उस टाइम आपातकाल लगाया उन्होंने। हाँ, ये भी हो सकता था कि वो अपना इस्तीफा दे देते, लेकिन हालात बहुत खराब हो चुके थे। हम केवल इसलिए इंदिरा गांधी को पूरी तरह से दोष देते हैं उन्हें कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई। मैं बिल्कुल मानता हूं इमरजेंसी गलत थी, लेकिन जो परिस्थितियां बनी थी, किसने क्या क्या किया उसमें, तो वो भी एक बहुत अलग बात है। हालांकि उसके बाद आप देखते हो कांग्रेस ने हमेशा, अगर आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी, उन्होंने लेफ्ट पार्टीज का भी सपोर्ट लिया। उसके साथ साथ अगर आप देखते हो कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए सपा और बसपा, जो कि दोनों ध्रुव विरोधी जो पार्टी हैं, उनका भी सपोर्ट लिया और अपनी गवर्नमेंट को चलाया।
अगर आप देखते हो यहाँ से नेहरू को, तो नेहरू ने भी अपनी पार्टी के अंदर केवल ऐसा नहीं कि कांग्रेस के ही लोग थे जिनको कैबिनेट में जगह दी। अगर आप देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे जो राइटिस्ट थे उनको भी जगह दी। अगर आप देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कांग्रेस की विचारधारा से बहुत हद तक सहमत नहीं रहते थे, उनको भी और ड्राफ्टिंग कमेटी का उन्हें चेयरपर्सन बनाया। तो वो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज थी वो कहीं ना कहीं आई सामने। लेकिन एक फिर दौर आया जिसके हम दूसरी पार्टी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बीजेपी। अगर आप देखते हो तो 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वो पार्टी बनी और उस पार्टी ने अपना जो हीरो बनाया वो जयप्रकाश नारायण को बनाया, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को बनाया। महात्मा गांधी की बातों को अडेप्ट किया, उन्होंने कहा कि हाँ महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेंगे, जिसे कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय, उनको अपना हीरो बनाया और अपने जिन्हें कहते हैं कि 5 निष्ठाएं जाहिर करी, जिसके अंदर एक है राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद की बात करी उन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने कहा एक साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। अब राष्ट्रवाद कितना वो लेकर चल रहे हैं, कितना नहीं लेके चल रहे, अब उस राष्ट्रवाद में क्या वो 80-20 करके धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्या धर्मनिरपेक्ष में वो ऐसा है कि राज्य का कोई, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि स्टेट जो है, जो राज्य है, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि स्टेट किसी धर्म को इस तरीके से चल रहा है कि वो धर्मनिरपेक्ष है या नहीं, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो आज का चैप्टर यही था। थैंक यू।